ये कहानी है एक ऐसे ब्रांड की जो 138 सालों से भारत के हर घर में मौजूद है। लेकिन क्या आपको पता है, जब एसके बर्मन ने इसकी शुरुआत की थी तब लोग उन्हें फर्जी वैद्य कहने लगे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी बनाई हुई दवाइयां इतनी असरदार थी कि लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन डाबर की कहानी सिर्फ एक सफलता की नहीं बल्कि संघर्ष की भी है। क्या आपको पता है कि एक रात में बर्मन फैमिली के 8 मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया था, या फिर कैसे डाबर ने पतंजलि को उसी की गेम में मात दे दी। आज हम आपको डाबर की पूरी कहानी बताने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो आपको इंस्पायर भी करेगी और बिजनेस में इनोवेशन का असली मतलब भी समझाएगी। 1856 में जन्मे एसके बर्मन शायद खुद भी नहीं जानते थे कि एक दिन वो भारत के सबसे बड़े आयुर्वेदिक ब्रांड की नींव रखेंगे। उस दौर में बीमारियों का इलाज या तो वैद्य करते थे या लोग झाड़ फूक और टोटकों का सहारा लेते थे। अंग्रेजी दवाइयां उस समय इतनी महंगी थी कि सिर्फ अमीर लोग ही उन्हें खरीद सकते थे। लेकिन एसके बर्मन ने सोचा कि क्यों ना आयुर्वेदा को गहराई से स्टडी करके ऐसी दवाइयां बनाई जाए जो असरदार भी हो और आम आदमी की पहुंच में भी हो। गरीबी उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो कभी छोटे मोटे काम किए, कभी उधार लिया, लेकिन हार नहीं मानी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बंगाल के अलग अलग इलाकों में गए और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने लगे। गाँव गाँव घूमते, जंगलों में जाते, औषधीय गुणों को समझते और अपने घर के एक छोटे से कमरे को लैब बना दिया। ना एडवांस इक्विपमेंट था, ना अच्छी फैसिलिटी, लेकिन उनका इरादा अटल था। वो खुद अपने हाथों से दवाइयां तैयार करते और फिर साइकिल से गांव-गांव घूमकर लोगों तक पहुंचाते। सबसे पहले उन्होंने मलेरिया और डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं के लिए दवाइयां बनाई जो असरदार भी थी और सस्ती भी थी। कुछ लोग इतने गरीब थे कि वो इन दवाइयों को भी नहीं खरीद सकते थे, तो एसके बर्मन उन्हें फ्री में दवाइयां देते थे। लेकिन इन दवाइयों की तेज असर की वजह से लोग शक करने लगे। कुछ लोग मानते थे कि इतनी जल्दी असर दिखाने वाली दवाइयां या तो जादू टोना से बनी हैं या इनमें कोई खतरनाक केमिकल मिलाया गया है। धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा और सिर्फ कोलकाता में बिकने वाली इन दवाइयों की डिमांड पूरे देश से आने लगी। इस डिमांड को पूरा करने के लिए 1884 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, डाबर। उनके बनाए गए प्रोडक्ट्स क्वालिटी कंट्रोल के साथ असरदार थे, इसलिए डाबर एक भरोसेमंद नाम बनता चला गया। अब एक नई चुनौती आई, इतनी जल्दी बढ़ती डिमांड को कैसे पूरा किया जाए। अब तक डाबर एक स्मॉल स्केल सेटअप था, लेकिन अब उसे बड़े लेवल पर आना था। तब कंपनी ने पहली बार आयुर्वेदिक दवाइयों को बड़े स्केल पर बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला। ये भारत के आयुर्वेदा इतिहास का एक महत्वपूर्ण कदम था। 1907 में एसके बर्मन का निधन हो गया और कंपनी की कमान उनके बेटे सीएल बर्मन के हाथों में आई। उनके लिए सबसे बड़ा टास्क था कि वो अपने पिता के विजन को आगे बढ़ाए और नए दौर के मुताबिक इनोवेशन करे। इसी के तहत 1949 में डाबर ने च्यवनप्राश लॉन्च किया। च्यवनप्राश कोई नया फॉर्मूला नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी थी। लेकिन धीरे धीरे आयुर्वेदिक साइंस विलुप्त हो रहा था। डाबर ने इसे मॉडर्न पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ दोबारा पेश किया और एक बड़ा मार्केटिंग कैंपेन चलाया। लोगों को समझाया गया कि अगर रोज च्यवनप्राश खाया जाए तो बीमारियां पास भी नहीं आएंगी। इसका इतना असर हुआ कि बच्चे, यंग लोग और बुजुर्ग सब इसे खाने लगे। 1949 में ही डाबर लाल दंत मंजन भी लॉन्च हुआ जो मार्केट में धमाका कर गया। लेकिन 1950 के बाद डाबर के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी। कई नए ब्रांड्स मार्केट में आने लगे और एलोपैथी ज्यादा पॉपुलर होने लगी। लोगों ने आयुर्वेदा को पुराना और आउटडेटेड मानना शुरू कर दिया, लेकिन डाबर ने हार नहीं मानी। उन्होंने मॉडर्न रिसर्च और साइंटिफिक टेस्टिंग शुरू की, जिससे उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी साइंटिफिकली प्रूव होने लगी। 1960 के बाद बंगाल में बिजनेस करना मुश्किल हो गया, जिसके बाद उन्होंने कोलकाता से अपना हेड ऑफिस गाजियाबाद शिफ्ट कर दिया। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने फिर से ग्रोथ पकड़ ली। 1978 में हाजमोला लॉन्च हुआ जो एक गेम चेंजर साबित हुआ। पहले लोग डाइजेशन के लिए चूरन लेते थे, लेकिन डाबर ने इसे टैबलेट फॉर्म में लॉन्च किया, जिसे बच्चे भी टॉफी की तरह खाने लगे। फिर 1990 में डाबर आंवला हेयर ऑयल लॉन्च हुआ जो सबसे ज्यादा बिकने वाला हेयर ऑयल बना। 1996 में डाबर ने इंडिया का पहला पैकेज हनी लॉन्च किया जो मिलावट से बचाने के लिए साइंटिफिकली टेस्टेड था। 1998 में बर्मन फैमिली ने एक बड़ा फैसला लिया। अब कंपनी सिर्फ फैमिली बिजनेस नहीं रहेगी। इसके लिए मैकेंसे को हायर किया गया, जिन्होंने पूछा कि क्या सिर्फ बर्मन सरनेम होने से कोई कंपनी चलाने का हकदार हो सकता है। इस बात पर सोचने के बाद बर्मन फैमिली
के 8 मेंबर्स ने एक ही रात में रिजाइन कर दिया और कंपनी प्रोफेशनल्स के हाथ में छोड़ दी। सुनील दुग्गल को सीईओ बनाया गया, जिन्होंने डाबर को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए नई स्ट्रेटजीज अपनाई। लेकिन 2006 में एक नया चैलेंज आया। पतंजलि बाबा रामदेव की कंपनी ने सस्ते और स्वदेशी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और डाबर के मार्केट शेयर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। पतंजलि के प्रोडक्ट्स डाबर से 30 से 40% सस्ते थे, जिससे उनकी सेल्स तेजी से बढ़ी। लेकिन डाबर ने पतंजलि की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया, क्वालिटी कंट्रोल। पतंजलि के प्रोडक्ट्स कई बार फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में फेल हुए, तो वहीं डाबर ने अपने प्रोडक्ट्स की शुद्धता और साइंटिफिक टेस्टिंग को हाईलाइट किया। उन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटी से ऐड करवाए और साइंस प्लस ट्रस्ट की स्ट्रेटेजी अपनाई। आज डाबर 92,284 करोड़ की वैल्यू के साथ आयुर्वेदिक एफएमसीजी का सबसे बड़ा ब्रांड बना हुआ है। तो आपके घर में डाबर का कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यूज होता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।